फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर ऋषिकेश से है। जगत गुरु गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ऋषिकेश में अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह महाराज का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर गुरुद्वारा परिसर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में संगतों ने हिस्सा लेकर गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष दीवान में निर्मल आश्रम से आए रागी जत्था बीबी जसप्रीत कौर रूबी दीदी ने अपनी मधुर वाणी से वहां पर वैराग्यमिति कीर्तन के माध्यम से संगतों को निहाल कर दिया और गुरु की महिमा और बाबा दीप सिंह के महान बलिदान के श्रवण को पूरे वातावरण भक्तिमय हो गया। और साथ ही समाप्ति के पश्चात एक महत्वपूर्ण सेवा कार्य का शुभारंभ हुआ। परम पूजनीय महंत राम सिंह महाराज एवं संत जोत सिंह महाराज ने अपने कर कमलों द्वारा शहीद संत सूरत सिंह धर्मार्थ चिकित्सालय का विधिवत उद्घाटन किया है। ये अस्पताल क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू हुआ है। कार्यक्रम में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान सरदार गोविंद सिंह समेत कमेटी सदस्यों और साथ ही शहर की प्रमुख राजनीतिक एवं सामाजिक हस्तियों ने इसमें शिरकत की है। और साथ ही आपको बता दें कि उद्घाटन समारोह में डॉक्टर लोकेश सलूजा, वीबी रतूड़ी और साथ ही अनिल कुकरेती जैसे चिकित्सकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। गुरुद्वारा कमेटी में आए हुए सभी अतिथियों और संतों का आभार व्यक्त किया गया। खबर नैनीताल से है, जहां जनपद नैनीताल की कालाढूंगी नगर पालिका परिषद के द्वारा पॉलीथीन उन्मूलन को लेकर एक सराहनीय और अनोखी पहल की शुरुआत की गई। इस अभिनय के तहत अभियान में आमजन से पॉलीथीन एकत्र कर उसे निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा, ताकि शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाया जा सके। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रेखा कत्यूरा की मंशा के अनुरूप नगर पालिका प्रशासन ने ये अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य कालाढूंगी शहर में पॉलीथीन न होने वाले नुकसान को बचाना है और साथ ही स्वच्छ वातावरण तैयार करना है। पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा एवं अधिशासी अधिकारी अभिनव कुमार ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वो इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और पॉलीथीन को इधर उधर न फेंककर नगर पालिका को दे। इसके बदले प्रति किलो निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगा। ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी, बल्कि लोगों को पॉलीथीन के खिलाफ जागरूक भी करेगी। और साथ ही आपको बता दें, चेयरमैन कत्यूरा ने कहा कि हमारा प्रयास और साथ ही है कि आपका साथ कालाढूंगी की दिशा में एक और दिशा दोनों को बदल सकता है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों से पॉलीथीन का उपयोग कम करने के लिए घर से बाजार आते समय कपड़ा या फिर थैला लाने का भी आह्वान किया है। पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए हमने कुछ निर्णय लिए हैं। नगर पालिका द्वारा किसी भी प्रकार के पॉलीथीन हो, चाहे वो दूध की थैली की हो या फिर कुछ सामान की लाई हुई पॉलीथीन हो या कुरकुरे की हो, लेस की हो या चिप्स की, किसी तरह की पॉलीथीन आप लाइए और नगर पालिका में दीजिए, उसके बदले हम आपको पैसा देंगे। इसका हमने एक अभियान बनाया है, पॉलीथीन लाओ और पैसे ले जाओ, जिसके अंतर्गत हमारा मोटिव यही रहेगा कि कालाढूंगी स्वच्छ हो, पॉलीथीन मुक्त हो, क्योंकि पॉलीथीन से बहुत महामारी फैलने की आकांक्षा है। देखिए, जंगली जानवरों को भी नुकसान है, पर्यावरण में पेड़ पौधे सभी चीज को नुकसान है, नालियां चौक हो जाती हैं, सभी कर्मचारी कहाँ तक सफाई करेंगे। हम सब नागरिक कालाढूंगी के हैं, इसलिए हम सबका दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कालाढूंगी शहर को एक आदर्श शहर बनाएं और इसकी पहल के लिए हमें पॉलीथीन को रिमूव करना ही पड़ेगा। इसीलिए नगर पालिका द्वारा ये अभियान चलाया गया है कि सब मिलकर इसका सहयोग करें और पॉलीथीन लाओ, पैसे ले जाओ। जब भी हम मार्केट आते हैं, चाहे आप हो चाहे हम हैं, मैं भी अपने जब भी सब्जी लेने आती हूँ या कोई भी सामान लेने आती हूँ तो अपने घर से थैला लेके आती हूँ। पहले जब पॉलीथीन नहीं थी तभी भी तो समाज चलता था ना, तभी भी लोग थैले लेके आते थे और सामान ले जाते थे, जिससे कि ये पॉलीथीन जैसा राक्षस
आगे ना बढ़ सके। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि जूट के थैले लाइए, कपड़े के थैले लाइए और सामान ले जाइए और आने वाली पीढ़ी को संदेश दीजिए कि हम ऐसा करेंगे तभी हमारे बच्चे भी सीखेंगे। उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने कमर कस ली है। पार्टी का दावा है कि चुनाव में उत्तराखंड की 70 सीटों पर वह अपने प्रत्याशी खड़े करेगी, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी का व्यापार प्रकोष्ठ अहम जिम्मेदारी निभाएगा। बता दें कि हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में उत्तराखंड क्रांति दल की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पंकज व्यास ने बताया कि जल्द ही घर घर चर्चा, हर घर चर्चा और साथ ही हर घर पर्चा कार्यक्रम शुरू होगा, जिसके तहत राज्य की जनता को राष्ट्रीय दलों के द्वारा फूट डालो राज करो की नीति का खुलासा होगा और चुनाव में 70 सीटों पर विजय हासिल करने के लिए भी कई अहम कार्यक्रम होंगे। फिलहाल पार्टी की ओर से व्यापार प्रकोष्ठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। व्यापार प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष सुमित अरोड़ा ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार शुरू कर दिया है और संतोष पैन्यूली को केंद्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके अलावा पार्टी से जुड़े कई सदस्यों को अहम जिम्मेदारी देकर अभी से व्यापारियों के हितों में काम करने के लिए निर्देशित किया गया है। सुमित अरोड़ा ने बताया कि संदीप अग्रवाल केंद्रीय महामंत्री, प्रदीप शर्मा, चंद्रशेखर गोस्वामी, लखपत भंडारी, जयंती प्रसाद अमोली को केंद्रीय उपाध्यक्ष, आनंद सिंह बिष्ट व चंद्रमोहन गुसाई केंद्रीय महामंत्री, राज सिंह बिष्ट और राज काटपाल, सौरभ अरोड़ा, नितिन बादवाल और साथ ही केंद्रीय सचिव मनोज बोरा, सोशल मीडिया प्रभारी दीप चंद शर्मा, संगठन मंत्री और जितेंद्र विज को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड क्रांति दल व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा संगठन को मजबूती देने के लिए आज उत्तराखंड क्रांति दल व्यापार प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से पैनोली जी को हमने आज यहाँ जिम्मेदारी दी है केंद्रीय उपाध्यक्ष की। साथ ही गढ़वाल मंडल के प्रभारी के रूप में हमने आज उनको नियुक्त किया है। आपके नेतृत्व में हमें पूरा ही यकीन है कि आप पूरे गढ़वाल के अंदर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जो पार्टी की रीति और नीति, जो संकल्प है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और व्यापारियों को संरक्षित करने का आप काम करेंगे। साथ ही आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार से भी मांग करना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर भी उत्तराखंड व्यापारी कल्याण बोर्ड का जल्द से जल्द गठन किया जाना चाहिए। जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है उनकी समस्याओं को हल होगा उसी के माध्यम से। जय हिंद। नाम करने का एक तो रोजगार है, युवा तो अपना भविष्य देखता है और हमने जो 70% की बात की है, तो वो 70% के बाद जो है स्थानीय उद्योग जो हमारे लगे हैं, चाहे वो चिटकुल हैं, पिटकुल हैं, आपके ऋषिकेश में है, तो इस एरिया से जो है हमारे युवा अगर यहाँ पर जो है 70% रोजगार उनको मिलेगा तो निश्चित रूप से वो अन्य प्रांत में रोजगार के लिए नहीं जाएंगे। अब रही बात दूसरा, आपने ये कहा कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो पलायन होने का कारण है, मुख्य कारण एक स्वास्थ्य भी है। स्वास्थ्य में अभी हाल में कुछ दिनों पूर्व हमारे जो दल के पूर्व विधायक हैं माननीय पुष्पेश त्रिपाठी जी, उनके द्वारा और कुछ हमारे स्थानीय युवाओं के द्वारा जो एक चौखटिया से एक यात्रा निकली थी,
पद यात्रा की, जिसमें हमने ऑपरेशन स्वास्थ्य का नाम उसको दिया था। और उस यात्रा में सिर्फ एक संदेश था कि जितने हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन्हें जो है सरकार अपग्रेड करे। अपग्रेड पद तो स्वीकृत हैं लेकिन वहाँ पे व्यवस्था कुछ नहीं है। तो इसी कड़ी को लेकर जो अगर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध मिलेगी, जंगली जानवरों से किसानों की जो खेती को नुकसान हो रहा है उसको बचाया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो है पलायन को हम काफी हद तक रोक सकते हैं। 2027 चुनाव में यूपीडी कितनी सीटों पर चुनाव करेगी? सिंबल जो हमारे पास जब था वो पहले कुर्सी का था। इस समय वर्तमान में हमने भारत निर्वाचन आयोग से मांग की है, क्योंकि सिंबल के लिए कम से कम एक वोट परसेंटेज निर्धारित होता है, या कम से कम 3 विधायक आपके जो है संख्या बल में होने चाहिए। और दोनों चीज़ क्योंकि हमारे पास पिछले चुनाव में नहीं थी, इसलिए जो है वो जो हमारा चुनाव चिन्ह कुर्सी था वो इलेक्शन कमीशन ने फ्रीज किया है। और हमने अभी जो है हाल ही में कुछ दिनों पूर्व जो है दिल्ली भारत निर्वाचन आयोग से मांग की है कि हमारे जो चुनाव चिन्ह कुर्सी था उसे फ्री सिंबल करें, जिससे हम अप्लाई कर सकें और जनता के बीच में पुनः अपना जो चुनाव चिन्ह कुर्सी है उसको लेकर जा सकें। तो वो गतिमान है, उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन उसको शीघ्र फ्री सिंबल करें, और जिससे हम उसे अप्लाई करेंगे और निश्चित रूप से हमारे पास चुनाव चिन्ह कुर्सी आएगा। 2027 के चुनाव को लेकर क्या अलग आप लोगों के मुद्दे रहने वाले, क्योंकि अधिकतर जो मुद्दे होते हैं वो सबके लगभग एक जैसे होते हैं, अलग क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं? देखिए, इस समय तो जो उत्तराखंड क्रांति दल के मुद्दे हैं, हमारे ही मुद्दों पर राष्ट्रीय दल भी काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमारा मुद्दा है कि हमें राजधानी शीघ्र चाहिए, गैरसैंण में चाहिए। दूसरा हमारा मुद्दा है कि जल जंगल जमीन जो अधिकार हमारे हैं, क्षेत्र हमारे हैं, पर अधिकार उस पर जो है अन्य प्रांतों का है, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश से लेके चलें या अन्य चीज़ों पे जो हमारी परिसंपत्ति का बंटवारा का मामला हो, तमाम सारी चीज़ों पे है तो हमारी, लेकिन अधिकार भारे हमारे प्रदेशों का है। जल जंगल जमीन है, बेरोजगारियों का जो रोजगार का हमारा जो है जो स्थानीय उद्योग लगे हैं, हमारी मांग थी कि 70% स्थानीय युवाओं को उसमें रोजगार मिलना चाहिए। इस पर भी जो है राष्ट्रीय दलों ने कोई काम नहीं किया है। आप देख रहे हैं कि इस समय वर्तमान की जो हालत वर्तमान सरकार ने जो कर रखी है कि हमारे हरियाणा से पोस्टमैन आ रखे हैं, वो गांव में पोस्ट बांट रहे हैं, जबकि स्थानीय हमारे यहाँ पर एम्स हमारे जस्ट बगल में है, स्थानीय लोगों को वहाँ पर रोजगार 70% नहीं दिया गया है। एक तरफ जो है कुछ दिनों पूर्व आपने भी देखा होगा कि लगभग 700 से ज़्यादा लोगों की जो है राजस्थान से आए लोगों की वहाँ पर नियुक्ति की गई है। तो ये जो मुद्दे हमारे स्थानीय लोगों पर ज़्यादा फोकस है, और क्षेत्रीय दल का जो परिसीमन अब होने वाला है, हमारा साफ है कि इसे अगर जो है आप जनसंख्या के आधार पे करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान पहुंचेगा। हम चाहते हैं कि परिसीमन जो हो वो क्षेत्रफल के आधार पे हो, क्योंकि ये परिवर्तित क्षेत्र है। इसको जो राज्य बना था वो परिवर्तित राज्य के रूप में ही ये हमको राज्य मिला हुआ है। तो हम चाहते हैं ताकि पर्वतीय क्षेत्रों से जो है सीटें कम ना हो। पिछले बार हमारी 6 सीटें कम हुई है, इस बार परिसीमन हो तो क्षेत्रफल के आधार पर हो। सर, आपने रोजगार की बात की है, लेकिन युवा तो पलायन मेरे को मिली आप किस तरह से यूपीडी को आगे ले जाएंगे? मैं व्यापार क्षेत्र में बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। मेरे को जब गढ़वाल की विपदाएं समझ आई, जब मैं सिंगापुर से वापस आया, मैंने गढ़वाल की विपदाएं देखी, मैंने क्षेत्रीय दल को ज्वाइन करने का फैसला लिया। सुमित जी की अध्यक्षता में और पंकज व्यास जी की अध्यक्षता में मैंने बहुत सारे मुद्दों को स्टडी किया, जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो हम प्रमोट कर सकते हैं गढ़वाल में, जिसमें मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है वो उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्षेत्रीय जो बड़े दल है वो नहीं सुन रहे हैं। हम क्षेत्रीय दल उनकी जो समस्याएं हैं उन पे काम करेंगे और उनको अपने माध्यम से कुछ ना कुछ स्वरोजगार या पलायन को बचाने के लिए काम करेंगे। खबर नैनीताल से ही, जहां सरोवर नगरी नैनीताल से दूर हल्द्वानी में नगर निगम द्वारा सड़क सुरक्षा माह के तहत नैनीताल पुलिस की यातायात नियमों के लिए आम जनमानस को कूड़ा करकट उठाने वाले वाहनों के माध्यम से ध्वनि यंत्र से जागरूक करने की मुहिम चलाई जा रही है। बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार यातायात दुर्घटनाओं में प्रभावी रोकथाम लगाते हुए प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। और एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी द्वारा सभी थाना यातायात प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जाने हेतु सख्त निर्देश दिए गए। यातायात जागरूकता माह में सार्थक परिणाम हासिल करने की दिशा में यातायात पुलिस हल्द्वानी द्वारा नगर निगम हल्द्वानी की सहभागिता से हल्द्वानी शहर की स्थानीय जनता को घर घर जाकर यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नगर निगम के कूड़ा करकट उठाने वालों में वाहन ध्वनि यंत्र लगातार यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया जा रहा है।
हरिद्वार में नशे के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज ड्रग्स विभाग द्वारा एक सराहनीय पहल की गई। वरिष्ठ ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती द्वारा एक निजी विद्यालय में छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को बताया गया कि नशा न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि भविष्य को भी अंधकार में बना देता है। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि नशे की लत व्यक्ति की सोच, पढ़ाई और पारिवारिक जीवन को प्रभावित करती है। कार्यक्रम के दौरान नशे के प्रकार, उसके दुष्परिणाम, कानूनी प्रावधानों एवं इससे बचाव के उपाय की जानकारी दी गई और छात्रों से भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बढ़कर हिस्सा लेने को भी कहा गया और विद्यालय प्रशासन ने ड्रग्स विभाग का आभार व्यक्त किया है और साथ ही इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, ऐसा कहा। जो आज हमारी मैम आई हैं, जो हमें सिखाने आई हैं, वो हमें ये सिखाती हैं कि कैसे मतलब जैसे हमारे घर में कोई ड्रग्स वगैरह पीता है तो हम उसको कैसे मतलब छुड़वा सकते हैं, कौन से हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और मतलब आज हमें ये भी बताया गया है कि अनसेफ़ चीज़ क्या होती है और सेफ़ चीज़ क्या होती है। सेफ़ चीज़ वो होती है मतलब जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और अनसेफ चीज़ वो होती है जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अनसेफ चीज़ में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई मतलब हमें परेशान करता है या घर से हम जब बाहर जाते हैं कोई हमें हमारे पीछे पीछे आता रहता है, और अनसेफ चीज़ में वो आता है। ठीक, बहुत मैडम आज स्कूल पहुँचे हैं। आज हमारे द्वारा जो है सिवडेल कॉलेज में एक जागरूकता अभियान चलाया गया था जिसमें DLSA की टीम और मेरे द्वारा यहाँ पे बच्चों को कुछ अवेयरनेस टिप्स दिए गए हैं जिसमें बच्चों को उनके जीवन के प्रति उनके क्या जो है लक्ष्य होना चाहिए, क्या उनके अधिकार हैं और किस तरीके से उन्हें अपने जीवन को बहुमूल्य बनाना है और एक उचित दिशा देनी है और किस तरीके से उन्हें नशे से जो है दूर रहना है। और साथ ही जो बच्चे हैं वो बहुत सच्चे होते हैं, उनके घर में अगर कोई इस तरीके की एक्टिविटी करता है, अगर कोई नशा कर रहा है तो उसका विरोध करें और साथ ही अगर कहीं पर ऐसी कोई ड्रग्स की लिप्तता पाई जाती है तो उससे रिलेटेड कोई भी सूचना हो तो जो है हमें बताएं। कई बच्चों द्वारा जो है मेरा नंबर भी लिया गया है कि अगर हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी दिखेगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। कुछ बच्चों ने काफ़ी गौर से हमारी जो सारी यहाँ पे आज की मीटिंग थी सुना गया और बच्चों द्वारा मुझे अश्योर किया गया है कि हमारे घर पे भी अगर कोई भी इस तरीके से कोई ड्रग्स या फिर कोई भी नशा करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे और आपको बताएंगे। हमें भी बच्चों को अच्छा लगा होगा, ये तो बच्चे ही बता पाएंगे कि उन्होंने मेरा ऑटोग्राफ और मेरा नंबर लिया है। उनका कहना है कि वो लोग मुझे जो है फ़ोन करेंगे। मैडम आगे भी आप अंतराल हमारे द्वारा मेरे द्वारा देखिए पूरा जनपद हरिद्वार का मैं जो है काफ़ी यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया वो देखती हूँ, बट जब भी मुझे किसी स्कूल में जाने का अगर कोई इनवाइट आता है तो मैं कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे आने वाले कल का पूरा जो आईना है। हमारे बच्चे जिस तरीके से हम अपने जीवन को जो है दिशा देंगे और उसी तरीके से इस राष्ट्र का निर्माण भी होगा और विकास भी होगा। अभी एक बच्चे का सवाल किया हरिद्वार जिले के लिए। हरिद्वार जिले में लगातार पुलिस द्वारा, हमारे ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा या DLSA भी इस पे ही पूरा कार्य कर रहा है। लगातार यही कोशिश है कि हम ड्रग्स देखिए ऐसा है ना जी, जो ड्रग्स है उसको अगर मैं बात करूं दवाइयों की तो जो दवाइयां हैं वो लाइफ सेविंग है, उनको हम बंद कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितने भी सीवियर जो केसेज होते हैं लाइक कैंसर, एक्सीडेंटल केस होते हैं, उनमें वो दवाइयाँ ज़रूरी चाहिए होती हैं। ऑक्सीजन नहीं, ऑपरेशन अगर कहीं पर हो रहा है वहाँ पर भी वो दवाइयाँ चाहिए होती हैं। बट दिक्कत क्या आ रही है कि लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं, उसको एज ए ड्रग्स जो है उसका नशा करने के लिए यूज कर रहे हैं। उस चीज़ को रोकने का हमारे द्वारा तो क्या
खबर हरिद्वार से है, जहां प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों को लेकर आज यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पर हल्ला बोलते हुए यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है और यूथ कांग्रेस का आरोप है कि धामी सरकार के राज में अपराधियों के हौसले बुलंद है और आम जनता खुद को आज सुरक्षित महसूस कर रही है। हरिद्वार में आज उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता महानगर अध्यक्ष विशाल प्रधान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोम त्यागी और मनोज सैनी भी मौजूद रहे। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और साथ ही व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। आज हमने यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में भाई विशाल प्रधान जी के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है नगर मजिस्ट्रेट महोदया के माध्यम से, जिसमें प्रदेश में भय और भ्रष्टाचार, चोरी और आपराधिक घटनाओं के जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो जन सामान्य में एक भय का माहौल है और युवा आक्रोशित है, उसी के मद्देनज़र आज हमने उत्तराखंड में महामहिम राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि इन सब को देखते हुए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि धामी की सरकार इन सब को रोकने में विफल साबित हो रही है। इतना ही नहीं, सत्ता के संरक्षण में सरकारी संपत्तियों को कब्जाने के लिए खुलेआम गोलीबारी चल रही है और प्रशासन और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। और इसका सीधा सीधा अभिप्राय यह है कि सत्ता के संरक्षण में चाहे वो महिला अपराध बढ़ रहे हों, चाहे वो गोलीबारी हो रही हो, चाहे वो डकैती की घटनाएं बढ़ रही हों, ये सब सत्ता के संरक्षण में हो रहा है और धामी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। इसीलिए हमने महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि इन सभी जनहित के मुद्दों को देखते हुए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मेरा नाम विशाल प्रधान है, मैं यूथ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष हूँ हरिद्वार से। आज ये ज्ञापन दिया है, आज हम लोग युवा कांग्रेस साथियों द्वारा जो है, आज हम लोगों ने जो है राष्ट्रपति महोदय को सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया, क्योंकि आप लगातार पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप प्रदेश के अंदर जो है किस प्रकार से जो है गोले कट्टे की सरकार यहाँ पर चल रही है, तलवारों की सरकार यहाँ चल रही है। यहाँ की जो जनता है वो दहशत में है। हाल ही में कल भाजपा के जनप्रतिनिधि जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई के ऊपर जो है कल गोली चलाई गई। तो ये लगातार लगाया जा रहा है कि भाजपा के लोग ज़मीन कब्जाने का भी काम कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है गोली चलाने का काम कर रहे हैं। इससे जो है मैं चाहता हूँ कि आज जो हमने ज्ञापन दिया, हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाए, क्योंकि यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री जो है विफल है, बिल्कुल सरकार चला नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नाकामयाब हो गई है। यहाँ पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री को आज ही, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी सत्ता के साथ उनको जो है यहाँ की जनता का सुरक्षा का अधिकार भी उनके पास है, पर वो नहीं रोक पा रहे हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ हुई कथित अभद्रता ने संत समाज को दो फाड़ कर रख दिया है। आपको बता दें कि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर महंत रविंद्रपुरी संत सभा बुलाकर शंकराचार्य की उपस्थिति छीनने पर विचार कर रहे हैं। वहीं मंडलेश्वर आदि योगी दोषियों को और साथ ही सजा दिलाने पर अड़े हुए हैं। इस मुद्दे पर साध्वी प्राची ने भी अपनी राय रखी है। प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ कथित अभद्रता के मामले पर संत समाज में दो फड़ दिख रही हैं। एक ओर जहां निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर महंत रविंद्रपुरी ने संतों की सभा बुलाकर शंकराचार्य की उपाधि वापस लेने पर विचार करने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ महामंडलेश्वर आदि योगी ने शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ हुए अभद्र व्यवहार पर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है।
और साथ ही महंत रविंद्रपुरी महाराज ने संतों के साथ बुलाने को लेकर साध्वी प्राची ने आज बयान दिया है और महंत रविंद्रपुरी सभा के आयोजन कर सकते हैं। उन्होंने शंकराचार्य की उपाधि पर विचार विमर्श करने की बात कही, लेकिन जोर देकर कहा कि सनातन परंपरा निभाने वाले सनातनियों में मतभेद नहीं होना चाहिए। तो कैसे देखते हैं और क्या मांग करते हैं यदि सरकार कुछ नहीं करती? क्या रूप रहेगा सर? देश में सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है। अभी कुंभ समाप्त हुआ, उसके बाद माघ मेला लगा हुआ है और दोबारा से हरिद्वार में कुंभ होना है। मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा अपराध है जिसे क्षमा नहीं किया जाना चाहिए और जिसने भी ये किया है निश्चित तौर पर उसे सजा मिलनी चाहिए और सजा भी ऐसी सजा कि शायद आगे भविष्य में किसी साधु के पास साथ ऐसा ना हो, क्योंकि जब महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था, एक साधु के साथ गलत हुआ तो पूरा देश का खून उबाल आया था। जब वर्तमान में ऐसा हुआ है तो आज का साधु समाज साफ तौर पर कहना चाहता है ये घटना किसी व्यक्ति, यहाँ पर हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, ये संत समाज के साथ हुई है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और बहुत जल्द इस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं इस लायक तो नहीं कि मैं शंकराचार्य जी को कुछ कहूं, लेकिन बस मैं एक ही बात कहूंगी कि हम आपस में मतभेद ना करें। अरे हिंदू संस्कृति को हिंदुस्तान तोड़ने के लिए तो जिहादी बहुत है, विदेशी ताकतें लगी पड़ी है। कम से कम हम एक रहें, हम अपने मतभेदों को दूर करें, मन भेद ना करें। देखिए, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, वो कर सकते हैं। उस व्यवस्था के अंतर्गत पूज्य अध्यक्ष जी अखाड़ा परिषद के आते हैं, वो कर सकते हैं, उनकी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन भाई मीडिया मुझे ना घेरे कृपया करके शंकराचार्य जी के मुद्दे पर। खबर जसपुर से है, जहां आज भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक जसपुर कृषि मंडी उत्पादक सरकार समिति सभागार में आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के किसानों की मुख्य समस्याओं को लेकर 3 प्रस्तावों को पारित करते हुए जसपुर एसडीएम ने एक नाम ज्ञापन तहसीलदार जसपुर दिलीप सिंह नेगी को सौंपा, जिसमें किसानों की मुख्य मांग राइस मिलरों द्वारा धान की फसल का भुगतान करते समय सीमा पर न दिए जाने वाले लोगों द्वारा अपने पालतू पशुओं के छोड़ देने, जिससे आवारा पशु द्वारा किसानों की फसल बर्बाद किए जाने को लेकर जसपुर में गौशाला खोले जाने एवं विद्युत विभाग द्वारा बिजलीदारों के साथ एसडीडी और साथ ही अन्य कई दरों के एक्स्ट्रा चार्ज वसूली रोकने की मांग की गई है। तीन सूत्रीय मांग पत्र हमने तहसीलदार महोदय को सौंपा है, जिसमें जो मुख्य मांग है वो धान के पेमेंट को लेकर है। आज मुझे लग रहा है धान तुले हुए लगभग 4 महीने हो गए हैं और कुछ राइस मिलरों ने अभी तक पेमेंट करा है और बीते लगभग 1 महीने पहले एक सहमति बनी थी जो ऑफलाइन धान तुला था 2280 रुपये में किसान मिलर उनका पेमेंट करेंगे। उस दिन सहमति जता गए। कुछ राइस मिलरों ने कुछ किसानों को पेमेंट भी किया है 2280 से, पर आज वो राइस मिलर मुकर रहे हैं। एक वो बिंदु था। दूसरा एएचडी चार्ज जो थे, जो बिजली के बिल हैं, अब ट्यूबवेलों में भी एएचडी चार्ज लगाने शुरू कर दिए हैं। 5000 का बिल है जिसपे 15-15 हज़ार रुपये एएचडी चार्ज आ रहा है। तीसरा, जो हमारे पूरे क्षेत्र भर की एक समस्या है, जो आवारा पशु हैं वो किसानों की छोड़े गए पशु किसानों की फसलों को भी नुकसान कर रहे हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं उनकी वजह से।
और सरकार को हमने काफ़ी बार ज्ञापन दे दिया है। सिर्फ एक आश्वासन मिलता है 4 सालों से कि हमारे नज़दीक एक गांव पड़ता है महुआ डाबरा, उसमें जगह एक्वायर कर ली है, पर ना तो वो हमें आज तक जगह का पता लगा है, पता नहीं अभी कागजों से उसका पेट भरा जा रहा है। हवाई जो वादे हैं वो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। पहला मुद्दा है, अगर वो मांग हमारी अतिशीघ्र पूरी नहीं होती, जो ये राइस मिलर बाहर से धान मंगवा रहे हैं ट्रक भरकर, यूपी बिहार से जो धान आ रहा है, हम वो ट्रक रोकेंगे और इनकी राइस मिलों में हम पक्का बेल्डिंग लगाकर उनका गेट बंद करेंगे। क्योंकि अगर हमारे क्षेत्र का ये लोग धान का पैसा नहीं दे सकते तो बाहर का जो धान आ रहा है वो पैसा है क्यों दें। एक भारतीय किसान यूनियन के जो ब्लॉक जसपुर के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनकी कुछ मांगे हैं जो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित है। उनके द्वारा कुछ राइस मिलरों द्वारा उनके भुगतान की, एक तो इसमें यही है कि राइस मिलरों द्वारा उनके धान के भुगतान नहीं हो पा रखा है, उस संबंध में है। दूसरा बिंदु है उनका कि महुआ डाबरा में गौशाला, जसपुर में एक गौशाला का निर्माण हो। और तीसरा विद्युत विभाग से है कि उनका कहना है कि जितना हमारा बिल है वो यूनिटें हमारी खर्च हो रही है, उससे अतिरिक्त हमको जो है भुगतान करना पड़ रहा है, उस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी के 1 साल पूरे होने पर खटीमा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर खटीमा तहसीलदार वीरेंद्र सजवान ने यूसीसी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह कानून राज्य के हर नागरिक की एक छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्रदान करता है। इसे और साथ ही इस दौरान तहसीलदार वीरेंद्र सजवान ने बताया कि यह प्रदेश का बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और हमारा राज्य यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ये कानून विवाह, वसीयत, तलाक और बुजुर्गों की सुविधाओं के संबंधित मामलों में सभी के लिए एक समान है। शुरुआती दौर में कुछ लोगों को जानकारी के अभाव में कठिनाइयां हो रही थी, लेकिन ये कानून आने वाले समय में जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। और साथ ही ये कानून उत्तराखंड के हित में है और इससे हमारा प्रदेश देश में अग्रणी बनेगा। और साथ ही आपको बता दें, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यूसीसी के लाभों को जमीनी स्तर पर पहुंचना था और साथ ही तथा सभी नागरिक और कानूनी अधिकारियों के प्रति इन्हें जागरूक करना भी रहा था। माननीय प्रदेश के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके द्वारा एक ऐसा कानून जिससे सभी को समान रूप से समान उनके कानूनों का अधिकार मिला है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम या बौद्धिस्ट या जो भी समुदाय के लोग हैं, उन सबको एक छत के नीचे एक जैसे अधिकार, कानूनी अधिकार मिले हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं उनका ही एक मैं समझता हूँ कि किया गया कार्य है, जो देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने इस कानून को लागू किया है। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए हृदय की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूँ कि वो इस तरीके से ऐसे अनेक कानून जो जनता के हित में है वो बनाएंगे और उत्तराखंड को देश का अग्रणी प्रदेश बनाएंगे। सर्वप्रथम आज से 1 वर्ष पूर्व ये हमारा जो समान नागरिक संहिता कानून लागू हुआ था, उसके अंतर्गत सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के प्रदान की जाती हैं। विवाह रजिस्ट्रेशन से लेके आपका तलाक संबंधी कार्य हो, वसीयत हो या बुजुर्ग लोगों को उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा हो, सब एक ही नियम के आधार पे अब ये सब चीज़ कार्य चल रहे हैं। वर्तमान में थोड़ी असुविधाएं लोगों को हो रही हैं, पर धीरे धीरे ये जब आएगा, ये जीवन का एक बहुमूल्य है, ये अनिवार्य अंग हो गया है कि प्रदेश पहला राज्य है हमारा जिसमें ये लागू हुआ। ये बहुत कठिन कार्य था उस समय लागू कराना, परंतु सरकार द्वारा इसमें दृढ़ निश्चय करते हुए जो ये कार्य किया गया, ये एक बहुत दूर मील का पत्थर साबित होगा और इसमें लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। किसी प्रकार की भय या डर की कोई संभावनाएं नहीं है। तो मैं आपको इस दिवस की बधाई भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने स्तर से इसका प्रचार प्रसार करते हुए और इस सुविधाओं का जो जनमानस है उसको लाभ पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। धन्यवाद।
खबर रामनगर से है, जहां सड़क पर थोड़ी सी भी लापरवाही किसी भी परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक छोटी सी गलती बड़ा हादसा बन सकती है। इसी गंभीर सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत रामनगर में एक सराहनीय पहल देखने को मिली है। गुरुवार को श्री बालाजी मोटर्स शोरूम पर परिवहन विभाग द्वारा हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के महत्व के प्रति जागरूक करना था और यह अभियान केवल नियमों की याद दिलाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों की सोच और आदत बदलने की भी कोशिश इसमें साफ तौर पर दिखाई दी है। कार्यक्रम के दौरान केवल जागरूकता ही नहीं बल्कि व्यवहारिक कदम भी उठाए गए हैं। आज हमारे द्वारा लगभग 8 हेलमेट बांटे गए हैं। इससे पहले भी हम कार्यक्रम कर चुके हैं, बट आज का कार्यक्रम जो हमारा है वो बालाजी मोटर्स की तरफ से है। ये इनका हीरो का शोरूम है, तो इनकी ओर से इनके सौजन्य से ये आयोजन किया गया है। ये हमारा रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, जो कि 16 जनवरी से स्टार्ट होके 14 फरवरी तक है। तो इसके तहत हमारे डिफरेंट प्रोग्राम डिफरेंट डेज पे आयोजित किए जाने हैं। तो आज का डे हमने डिसाइड किया है कि हम हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे। ये रोड सेफ्टी और लोगों की सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है, चाहे वो 2 व्हीलर्स के राइडर्स हों, पिलियन राइडर्स हों, या फिर सड़क पे जो लोग हमारे पेडेस्ट्रियन हो जो रोड पे चल रहे हैं, सभी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सो आज के लिए तो यही संदेश है कि हेलमेट पहने और अपनी जान और दूसरों की जान की सुरक्षा करें। कानपुर नगर में A1 कोचिंग क्लासेस द्वारा आयोजित हुआ सामान्य ज्ञान ओलंपियाड का आयोजन। दिनांक 21 जनवरी 2026 को A1 कोचिंग द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका रिजल्ट आज दिनांक 27 जनवरी 2026 को बीते दिन निर्धारित समय पर एग्जाम शाला इंस्टीट्यूट में जारी किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में RG एकेडमी स्कूल की वाइस चेयरपर्सन मेघा विजय चौरसिया रही तथा साथ ही कानपुर सब्जी मंडी के व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, अखिल
अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिला संयोजक इंद्र अवस्थी, साथ ही मनोज शुक्ला, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू शक्ति सेना के संस्थापक मौजूद रहे। साथ ही मीडिया से संबंधित सभी लोगों का माल्यार्पण व पटका पहनाकर स्वागत किया गया और साथ ही अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया। साथ ही संस्थानों द्वारा अतिथि मेघा चौरसिया जी को भगवान कृष्ण की प्रतिमा दी गई और साथ ही अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सामान्य ज्ञान और साथ ही ओलंपियाड का आयोजन व A1 कोचिंग क्लासेस द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है और साथ ही इस वर्ष भी सैकड़ों विभागों ने भाग लिया है, जिसमें छात्रों के लिए आकर्षक इनाम भी रखे गए थे, जिसमें कोचिंग के छात्र हरिनाम सिंह ने प्रथम पुरस्कार जीता है और द्वितीय पुरस्कार अंजलि यादव, तृतीय पुरस्कार अनुराग तिवारी ने जीता है। साथ ही निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्रों को मेडल व कोचिंग का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। साथ ही ओलंपियाड में भाग लेने वाले सभी छात्रों को सर्टिफिकेट व मेडल देकर शुभकामनाएं दी हैं। कोचिंग के सभी छात्र मेडल व सर्टिफिकेट पाकर बहुत ही प्रफुल्लित हुए हैं और साथ ही कोचिंग के डायरेक्टर मानस मिश्रा ने बताया कि इस तरह का आयोजन हर वर्ष होता रहता है। और साथ ही आपको बता दें, इसके साथ ही आपको बता दें कि अपने पास व आसपास के अपने देशों से संबंधित सभी तरह की खबरों को पढ़ने का अवसर मिलता है इसमें, और जिससे वह और अधिक भी जागरूक होते हैं सभी बच्चे। कोचिंग के डायरेक्टर मानस मिश्रा ने बताया कि यह प्रोग्राम अकेले नहीं बल्कि इसमें हमारे पूरे टीचिंग स्टाफ ने पूरी मदद करी है, जिसमें मुख्य रूप से सत्यम सर, अंकित सर, शिवानी मैम, साक्षी मैम, मुस्कान मैम, सोनी मैम, सुधांशु सर और हमारे सभी टीचिंग स्टाफ ने अपना पूरा सहयोग किया है। साथ ही बच्चों ने भी अपना पूरा सहयोग दिया है, जिससे कार्यक्रम सही व सुचारू रूप से हुआ है। बच्चों के द्वारा दिखाया गया अनुशासन से ये बताते हैं कि छात्रों में भी इस तरह के आयोजन के लिए रुचि सभी विषयों में बनी रहती है। उत्तराखंड की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।